Hello everyone, welcome to Drishti CUET. So guys, today we are here with another very important topic of your biology, that will be your sexual reproduction in flowering plants. Basically आप सभी के लिए ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, इस सीरीज में हम आपके बायोलॉजी के सभी टॉपिक्स को, जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं, आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ MCQ. Now this session is going to be very important for your CBSE बोर्ड एग्जाम ऑल्सो. अगर अभी आप क्लास 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम भी देना है एंड साइमल्टेनियसली आपको CBSE के साथ साथ CUET एग्जाम भी अपीयर होना है, तो भी ये जो सेशन आप लोगों के लिए है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में भी आपके कुछ MCQs टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं. साथ ही जब आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाता है. सो विद दिस, सिंस कि अब आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहिए, सिमिलरली मैंने आप लोगों के लिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाला टॉपिक ऑलरेडी हमारे सेशन पर अवेलेबल है. अगर आप में से किसी ने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप प्लीज उसे चैनल पर एक्सेस करके देख सकते हैं. एंड सिमिलरली हम ये सभी टॉपिक्स आपको प्रैक्टिस करवाएंगे यहाँ पे क्वेश्चंस MCQ के फॉर्म में, जिसमें आपके मैच द कॉलम टाइप के भी क्वेश्चंस होने वाले हैं. Now let's begin with the session, but उसके पहले I want all of you कि आप सभी इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, so that उनको भी इस सेशन का बेनिफिट मिल सके. एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, so that आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे. So now without wasting any more time, let's get start. So here we have first question. Match the part of a following with their function. सिमिलरली इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको CUET एग्जाम्स में भी देखने को मिलते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी आपको मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं. इसीलिए मैंने कहा कि ये जो सेशन है ये आप दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला क्वेश्चन आपको सिर्फ यहाँ पे कह रहा है कि एक कॉलम दिया हुआ है जिसमें आपको माइक्रोस्पोरेंजियम, टैपेटम, पोलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक के बारे में फंक्शंस उनके क्या क्या है वो उनको करेक्ट मैच करना है. चलिए फटाफट देखिए क्या आंसर यहाँ करेक्ट होगा. माइक्रोस्पोरेंजियम, टैपेटम, पोलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक. अगर हम यहाँ पे देखें माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, क्या हो सकता है? नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग पोलन ग्रेन, या फिर प्रोड्यूस मेल गैमेटोफाइट, स्टोर मेल गैमेट्स, या फिर कंटेन्स एग सेल. तो सिंपल आपको यहाँ से दिख जा रहा है कि हमारा जो टैपेटम है, टैपेटम ही का काम होता है नरिशमेंट का, राइट. टैपेटम क्या करते हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. दैट मीन्स बी का ऑप्शन तो यहाँ पे आपका 1 हो जाना है. ठीक है, अब आप यहाँ पे मैच द फॉलोइंग के लिए जो आपको एक ट्रिक यूज करना होता है ना, सबसे पहले आपको जो आता है उसमें आप उसको फटाफट से फाइंड करो. ठीक है, जैसे अभी आपने टैपेटम फाइंड कर लिया, नरिशमेंट बी का 1 होते ही आपका A और D ऑप्शन कट हो जाता है. अब आपके पास बचता है सिर्फ 2 ऑप्शन, B एंड C, राइट. चलिए देखते हैं नेक्स्ट. अगर हम बात करें माइक्रोस्पोरेंजियम की, तो माइक्रोस्पोरेंजियम ही वो होता है जहां से हमारा मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है. दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट, इट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट. देन पोलन ग्रेन का काम हो जाता है मेल गैमेट, पोलन ग्रेन और हमारे जो एम्ब्रियो सैक है, देखिए एम्ब्रियो सैक आपके एग सेल रखते हैं और पोलन ग्रेन जो है इनके पास ही होता है हमारा मेल गैमेट. दैट मीन्स C का 3 एंड D का 4. ये ऑप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ B में मिल रहा है. सो इस तरीके से आपको मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये डायग्राम है जिसके थ्रू आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होने वाला है. देखो यहाँ पे ये आपका माइक्रोस्पोरेंजिया है जिसको कि पोलन सैक भी कहते हैं. दिस इज योर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स एंड ये आपका टैपेटम है जो कि आपके पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है. Coming to the next question. Okay, now this is the assertion and reason type question. इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए ये फॉर्मेट भी रखा है मैंने आप सभी को प्रैक्टिस कराने के लिए. क्वेश्चन कह रहा है, assertion कह रहा है, द मैच्योर पोलन ग्रेन इज 2 सेल्ड इन मोस्ट एंजियोस्पर्म. इसका मतलब यह है कि जो पोलन ग्रेन है, जो मैच्योर हो जाते हैं पोलन ग्रेन, वो 2 सेल के, उनके अंदर 2 सेल होते हैं ज्यादातर एंजियोस्पर्म में. रीजन कह रहा है पोलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव सेल. तो जैसा कि आप सबने पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में कि हमारे जो पोलन ग्रेन होते हैं बेसिकली उन्हीं के अंदर आपके गैमेट्स होते हैं हमारे.
ठीक है। जब पॉलन ग्रेन का आप स्ट्रक्चर देखोगे ना तो आपको मिलेगा यहाँ पे दो तरीके के सेल, एक होता है आपका वेजिटेटिव सेल इसके अंदर और दूसरा होता है इसके अंदर जेनरेटिव सेल्स, राइट। जो हमारे वेजिटेटिव सेल्स होते हैं वो काफी बड़े साइज में होते हैं, इनके अंदर जो न्यूक्लियस मिलता है ना वो भी आपका इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसी तरह जेनरेटिव सेल्स जो होते हैं वो एज कंपेयर टू वेजिटेटिव साइज छोटा होता है, इनका शेप भी कैसा होता है, स्पिंडल शेप होता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल करेक्ट है कि मैच्योर पॉलन ग्रेन इज टू सेल्ड इन मोस्ट एंजियोस्पर्म। तो ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो मैच्योर पॉलन ग्रेन होते हैं उनके अंदर दो सेल होते हैं, कौन कौन से, एक वेजिटेटिव और एक जेनरेटिव। द पॉलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ टू सेल्स। तो दोनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है एंड रीजन एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। यही जेनरेटिव सेल्स होते हैं जो बाद में मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन कराते हैं। जब आप डबल फर्टिलाइजेशन वाला पढ़ोगे ना वहां पे आपको ये समझ में आएगा। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following process ensure double fertilization in flowering plant? So जैसा कि मैंने अब भी बोला था डबल फर्टिलाइजेशन में आप समझोगे आ ही गया है क्वेश्चन। चलिए फटाफट से बताइए कि which of the following process ensure double fertilization in flowering plant? Syngamy and triple fusion, pollination and fertilization, megasporogenesis and microsporogenesis, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन, राइट। डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं दो बार फ्यूजन हो रहा होगा, राइट। अब चलिए देखते हैं कि वो जो दो फ्यूजन हो रहा है वो किसका फ्यूजन हो रहा है। डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर होता क्या है ना कि सबसे पहले आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि हमारा जो पॉलन ग्रेन है उसके अंदर दो सेल होते हैं, वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव सेल्स। वही सेल्स होते हैं जो दो मेल गैमेट का भी फॉर्मेशन कराते हैं, राइट। अब ये जो दो मेल गैमेट्स होते हैं ना यही दोनों मेल गैमेट्स आपके बाद में एग के अंदर जाते हैं, ओव्यूल के अंदर जाते हैं और फ्यूजन या फिर फर्टिलाइजेशन करते हैं। कैसे करते हैं, जो हमारा पहला होता है ना फर्स्ट स्पर्म न्यूक्लियाई जिसको आप कहते हैं या फिर आप मेल गैमेट भी कह सकते हैं। मैं यहाँ पे स्पर्म न्यूक्लियाई आपके लिए यूज कर लेती हूँ सो दैट आप इसको कनेक्ट कर सके, क्योंकि यूजुअली एग और स्पर्म का ही फ्यूजन होता है ना। तो जो मेल गैमेट है प्लांट्स के अंदर भी हमारा स्पर्म न्यूक्लियाई कहलाएगा, राइट। तो फर्स्ट स्पर्म न्यूक्लियाई फ्यूज करता है एग न्यूक्लियाई के साथ, राइट। एग न्यूक्लियस कहाँ मिलेगा, ओव्यूल के अंदर मिलेगा। जब आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखोगे ना प्लांट के अंदर तो आपको यहाँ पे एक ऐसा एग सेल मिलेगा, ठीक है। इसके अगल बगल आपको दो सिनर्जिड सेल्स मिलते हैं और नीचे में आपको तीन एंटीपोडल्स मिलते हैं, राइट। ये तीनों क्या है, ये तीनों एंटीपोडल सेल्स होते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो सेंटर में आपको मिलता है सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर आप इसको पोलर न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं। बट हमारा काम यहाँ पे किससे होना है, हमारा काम इससे इस एग वाले न्यूक्लियस से होना है, राइट। ये एग सेल है, इसके अंदर होगा आपका एग न्यूक्लियाई, राइट। तो ये जो पहला वाला स्पर्म का न्यूक्लियस है ये एग के न्यूक्लियस से जाके फ्यूज करेगा, ठीक है। और जैसे ये फ्यूज करता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनगैमी, राइट। इस प्रोसेस को सिनगैमी के साथ साथ फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। तो सिनगैमी कह लो या फिर फर्टिलाइजेशन कह लो या फिर फ्यूजन कह लो, तीनों ही यहाँ पे आप टर्म यूज कर सकते हैं। और जब भी एग और स्पर्म न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक है, तो जो एक सेल बनती है उस सिंगल सेल को हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, राइट। जाइगोट क्या हुआ फिर आपका, जाइगोट वो सिंगल सेल हुआ जिसके अंदर आपको स्पर्म का भी न्यूक्लियाई मिल रहा है और एग का भी न्यूक्लियाई मिल रहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जाइगोट एक्चुअली में क्या है, दो सेल का बना है एक सेल का बना है, तो इट इज अ यूनिसेल्यूलर, सिंगल सेल होता है जाइगोट में, राइट। एंड वो जो सिंगल सेल है उसके अंदर आपको एग का न्यूक्लियाई भी मिलेगा और स्पर्म का भी न्यूक्लियाई मिल जाएगा। ये हुआ आपका पहला फ्यूजन जिसको कि हम सिनगैमी कहते हैं विद इन द डबल फर्टिलाइजेशन, राइट। नेक्स्ट जो आपका आता है गाइस दैट विल बी सेकेंड। अभी एक मेल गैमेट का आपने फ्यूजन कराया एग के साथ, जो दूसरा वाला आ रहा था ना मेल गैमेट, सेकेंड स्पर्म न्यूक्लियाई, राइट। ये जो सेकेंड स्पर्म न्यूक्लियाई है ये फ्यूज करते हैं आपके पोलर न्यूक्लियाई के साथ,
कितने पोलर न्यूक्लियाई हैं अपने पास? यहाँ पे अपने पास 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, राइट? वी हैव अ 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है? तो एक स्पर्म न्यूक्लियाई फ्यूज करता है 2 पोलर न्यूक्लियाई से, राइट? और अब चूंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, राइट? 3 न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं, तो इस फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, राइट? दिस फ्यूजन इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा इससे आपको? यहाँ पे आपको मिलेगा एंडोस्पर्म। ये आपको एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कराएंगे। अब ये जो एंडोस्पर्म है, चूंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा? ट्रिप्लॉइड हैविंग 3n सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो एंडोस्पर्म इसीलिए हमेशा ट्रिप्लॉइड होते हैं, जाइगोट आपके हमेशा डिप्लॉइड होते हैं, बिकॉज इनके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। और वही हमारे जो गैमेट्स होते हैं वो हमेशा आपको हैप्लॉइड मिलेंगे। क्लियर है? तो अब देखो, हमारे डबल फर्टिलाइजेशन में आपको सिनगैमी भी देखने को मिला और ट्रिपल फ्यूजन भी देखने को मिला। क्योंकि एक कंप्लीट फर्टिलाइजेशन होने में जो हमारी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होती है वो 2 बार फर्टिलाइज करती है, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Identify the incorrect statement about microsporogenesis। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इनकरेक्ट मीन्स गलत स्टेटमेंट बताना है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट कह रहा है इट अकर्स इन द माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। Microspores develop into pollen grain. And the fourth statement is it involves mitotic cell division. So what should be the incorrect statement here? Of course, D is the incorrect one. Why? Because जो हमारा ये माइक्रोस्पोरेंजियम होता है ना, स्पोरेंजेनेसिस, इसके अंदर माइटोटिक सेल डिवीजन नहीं होता है, इसके अंदर आपका मियोसिस सेल डिवीजन होता है। ठीक है, मियोसिस के थ्रू आपका सेल डिवाइड करेगा यहाँ पे। नाउ गाइस, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये एक जेनेसिस का मतलब होता है कि प्रोडक्शन, कुछ हम बना रहे हैं। ओके, और नाम से आपको समझ में आ गया माइक्रोस्पोर, यानी हमने माइक्रोस्पोर का जेनेसिस करना है, फॉर्मेशन करना है। तो इट अकर्स इन द माइक्रोस्पोरेंजियम, इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये प्रोसेस होता है। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, और इस दौरान 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोर ही बाद में आपके पॉलन ग्रेन्स में डेवलप होते हैं। So this question is done. Coming to the next question, guys. Match the following structure with their ploidy. देखो, प्लॉइडी मीन्स आपको यहाँ पे नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम के बारे में बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पॉलन ग्रेन दिया है, सेकेंडरी न्यूक्लियस दिया है, जाइगोट दिया है, एंडोस्पर्म दिया है। आई होप चूंकि हमने डबल फर्टिलाइजेशन पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है, तो अब आप सभी इसका आंसर करेक्ट देने वाले हो। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे। पॉलन ग्रेन है, ठीक है। पॉलन ग्रेन अभी अभी आपने देखा कि हमारा जो पॉलन ग्रेन होता है वो मेल गैमेट होता है, राइट। और हमेशा जो हमारे गैमेट्स होते हैं, चाहे वो एग हो चाहे वो स्पर्म हो, वो कैसे होते हैं? वो हैप्लॉइड होते हैं, राइट। सेकेंडरी न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, सेकेंडरी न्यूक्लियस कहाँ थे? ये यही जो हमारे सेंटर में 2 थे ना पोलर न्यूक्लियाई, यही आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस होते हैं। तो चूंकि यहाँ पे 2n है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, एक इसके पास n है, इसके पास n है, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस तो आपका क्या हो जाएगा? डिप्लॉयड हो जाएगा। जाइगोट, देखो जाइगोट की अगर हम बात करें तो जाइगोट हमारे अगेन डिप्लॉयड ही होते हैं, राइट। जाइगोट में मेल और फीमेल दोनों ही स्पर्म न्यूक्लियाई होती है, तो जाइगोट भी डिप्लॉयड हो जाएगी। एंडोस्पर्म हमारा ट्रिप्लॉयड होता है, ठीक है। एंडोस्पर्म कैसा हो जाएगा? ट्रिप्लॉयड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट शुड बी बी। पॉलन ग्रेन आपका हैप्लॉयड है, ठीक है। सेकेंडरी न्यूक्लियाई को यहाँ ट्रिप्लॉयड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब ये
पॉलन, अभी देखो ये पॉलन न्यूक्लियाई सिंगल सिंगल है, इन दोनों को आप जब देखोगे तो ये डिप्लॉयड है, लेकिन जैसे ही मेल न्यूक्लियाई आकर के इनसे फ्यूज करेगा तो ये क्या हो जाएंगे, ट्रिप्लॉयड, और ये क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सेकेंडरी न्यूक्लियाई शुड बी ट्रिप्लॉयड। एंडोस्पर्म अगेन आपका ट्रिप्लॉयड हो जाएगा, जाइगोट हमारा डिप्लॉयड होता है, राइट। इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए क्लियर कर देती हूँ, कंफ्यूजन ना हो। पॉलन ग्रेन आपके हैप्लॉइड हो गए, सेकेंडरी न्यूक्लियाई ट्रिप्लॉइड, देन जाइगोट डिप्लॉइड, एंड एंडोस्पर्म तो आपका ट्रिप्लॉइड होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्शन एंड रीजन। अगेन आपको यहाँ पे एसर्शन दिया है, पॉलिनेशन इज अ प्री रिक्विसाइट फॉर फर्टिलाइजेशन, and reason is pollination ensure the transfer of male gametes to the ovule. So दोनों स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़ के बताइए कि दोनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है, एक्सप्लेनेशन किसका करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट आपको गलत दिख रही है। देखो अगर पहले स्टेटमेंट की बात करें, पॉलिनेशन इज अ प्री रिक्विसाइट फॉर फर्टिलाइजेशन, तो डेफिनेटली जब तक गैमेट्स, मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंचेंगे तब तक फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन तो होगा ही नहीं, राइट। तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन के पहले आपका पॉलिनेशन का होना जरूरी है। अगर आप सीक्वेंस बनाओगे तो पहले क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के बाद आपका फर्टिलाइजेशन होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कह रहा है पॉलिनेशन एंश्योर द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स टू द ओव्यूल। यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। डेफिनेटली हमारा जो पॉलिनेशन होता है इसमें ट्रांसफर होता है, मेल गैमेट का ही ट्रांसफर होता है, बट नॉट टू द ओव्यूल। पॉलिनेशन में मेल गैमेट का ट्रांसफर होता है, मैं लिख देती हूँ आप सभी के लिए, ट्रांसफर ऑफ male gametes from anther to stigma, राइट। स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा आपकी फीमेल गैमेट यानी कि जो हमारा पिस्टल होता है, कार्पल जिसको आप कहते हैं, उसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये जो एंथर, जो मेल गैमेट है ना, ये आपके एंथर से निकलेगा और स्टिग्मा पे जाके लैंड करेगा। ओव्यूल में मेल गैमेट डायरेक्ट नहीं पहुंचता है पॉलिनेशन के थ्रू, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग होती है। तो यहाँ पे ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। चल देखो ये फिगर भी आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, फिगर से आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए दिस इज द मेल गैमेट जिसको कि आप लोग स्टेमन कहते हैं, जो हमारा मेल गैमेट होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, एंड दिस इज योर स्टेमन। स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, कौन से, दिस इज योर एंथर एंड दिस इज योर फिलामेंट, राइट। और इसी एंथर के अंदर आपका वो पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वगैरह चलता है और इसी के अंदर से आपके पॉलन ग्रेन बाहर रिलीज होते हैं। पॉलन ग्रेन निकला, ये आपका पॉलन ग्रेन है, बाहर निकला यहाँ से पॉलिनेटिंग एजेंट, राइट। पॉलिनेटिंग एजेंट ने क्या किया, इस पॉलन ग्रेन को फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं, जो हमारी स्टिग्मा होती है, उस पे जाकर के लैंड कर दिया, ओव्यूल में डायरेक्ट नहीं पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेगास्पोर्स सर्वाइव आफ्टर मेगास्पोरोजेनेसिस। अगेन दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि कितने मेगास्पोर्स सर्वाइव करते हैं जब मेगास्पोरोजेनेसिस हो जाता है। देखो यूजुअली हमारा जो यहाँ डिवीजन होता है जब सेल का, तो 4 मेगास्पोर सेल्स हमारे जनरेट बनते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, 4 में 3 आपके डीजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ 1 सेल है जो आगे फिर कंटिन्यू करती है, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 1। देखो प्रोसेस कुछ इस तरह होता है, जब 4 में से 3 सेल आपकी डीजनरेट हो गई ना, तो जो 1 सेल बचती है जो आगे कंटिन्यू करती है, इसके न्यूक्लियस में फर्दर डिवीजन होता है। ये न्यूक्लियाई पहले 2 में डिवाइड होता है, ठीक है, फिर ये दोनों न्यूक्लियाई आपने 4 में डिवाइड होते हैं। पहले ये डिवाइड होंगे और
2 पोल पे चले जाएंगे, फिर इनमें डिवीजन होगा और आपको 4 न्यूक्लियाई मिलेंगे, फिर इनमें डिवीजन होगा और आपको यहाँ पे 8 न्यूक्लियाई मिल जाएंगे, ऐसे करके 4 नीचे 4 ऊपर। और बाद में इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि 3 ऊपर है, 3 नीचे हैं और 2 सेंटर में आ गए। तो थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था ना, जहाँ पे आपको 2 पोलर न्यूक्लियाई मिले थे, एक एग मिला था, सिनर्जिड सेल्स मिले थे और नीचे आपको 3 एंटीपोडल मिले थे, तो यही कहलाता है आपका 8 सेल्स, जो हमारे 8 सेल्स हैं और 7 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर। What is the ploidy of the antipodal cells in a typical embryo sac? अभी आपको एंटीपोडल सैक की, जो हमारे एंटीपोडल सेल्स होते हैं, उनकी प्लॉइडी बतानी है, ठीक है। एंटीपोडल सेल्स आपने देखा था कहाँ होते हैं, नीचे को होते हैं, ठीक है। उनकी क्या प्लॉइडी हो जाएगी यहाँ पे, दैट शुड बी हैप्लॉइड, बिकॉज देखो अगर सिंगल सिंगल देखोगे तो ये आपके यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, तीनों के पास सिंगल सिंगल न्यूक्लियाई है, राइट, तो ये क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट? मेल गैमेटोफाइट का जो पहला सेल है वो क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज होकर के वो पॉलन ग्रेन आंसर लगा देते हैं। बट गाइज यहाँ पे माइक्रोस्पोर जो है ये आपका पहला सेल होता है, इसी माइक्रोस्पोर के बाद आपके पॉलन सेल्स का डेवलपमेंट होता है। तो मेल गैमेटोफाइट के लिए जो इनिशियल सेल होता है दैट इज योर माइक्रोस्पोर। Next question, what is the term for the nutritive tissue surrounding the ovule in angiosperm? आपको यहाँ पे बताना है कि जो न्यूट्रिटिव टिश्यू होती है जिसने ओव्यूल को चारों तरफ से सराउंड करके रखा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म, एंट्यूगमेंट और फ्यूनिकल। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका पेरिस्पर्म कहलाता है, ठीक है। पेरिस्पर्म का मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये देखो, ये आपका इम्ब्रियो है। इम्ब्रियो कब बनेगा? जाइगोट के बाद। जाइगोट बना था ना अभी, एग और स्पर्म के बाद से जाइगोट बना था। उस जाइगोट में फर्दर डिवीजन होगा, इम्ब्रियो बनेगा और जो हमारा एंडोस्पर्म था ये इस इम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन इस सीड के अंदर जो पूरा न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग पेरिस्पर्म कहते हैं। पेरिस्पर्म और पेरिकार्प में डिफरेंस होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। पेरिकार्प जो होता है वो आउटर लेयर होता है, आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, लेकिन पेरिस्पर्म आपका न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर होता है। अगेन मैच द फॉलोइंग है सिनगैमी, ट्रिपल फ्यूजन, एंटीपोडल एंड एंडोस्पर्म। सो आई होप कि ये क्वेश्चन अब आप सब करेक्ट करोगे बिकॉज हमने ऑलरेडी इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया है। क्या कह रहा है यहाँ? सिनगैमी है, ट्रिपल फ्यूजन है, एंटीपोडल है और एंडोस्पर्म है। सिनगैमी में क्या हुआ था? मेल एंड फीमेल गैमेट आपके फ्यूज किए थे, राइट। चलिए ऑप्शन में ढूंढते हैं यहाँ कॉलम बी में, ट्रिपल फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ एग, डीजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, तो सिनगैमी का तो आपका हो गया 2, ए का आंसर आ गया 2। लो भाई, आपको यहीं से ऑप्शन मिल गया क्योंकि ए का 2 सिर्फ आपको यहीं पे दिख रहा है। ट्रिपल फ्यूजन, तो ट्रिपल फ्यूजन तो ये सीधा यहीं पे आ गया, ये तो अलग ही क्वेश्चन है। एंटीपोडल्स की हम बात करें तो एंटीपोडल आपके डीजेनरेट हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है डबल फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ए का ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ। Then which of the following structure play a direct role in the guided movement of the pollen tube towards the ovule? Okay, right. So question ये important है, ये question आया भी हुआ है आपके एग्जाम में। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा वो स्ट्रक्चर है जो हेल्प करता है पॉलन ट्यूब को कि वो ओव्यूल तक पहुंच पाए। देखो, जब आप कार्पल या पिस्टल का स्ट्रक्चर देखते हो ना तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, राइट। दिस इज योर पिस्टल, ठीक है, जिसको हम कार्पल भी कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, वन इज स्टिग्मा, राइट, ये बीच वाला होता है स्टाइल और ये वाला होता है ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर ही आपको क्या मिल जाते हैं? ओव्यूल मिल जाते हैं। अभी ओव्यूल का नंबर ना डिपेंड करता है कि प्लांट कौन सा है, फ्लावर कौन से प्लांट का है। कभी कभी एक सिंगल ओव्यूल भी मिलते हैं, किसी किसी में आपको ज्यादा ओव्यूल्स का नंबर भी मिल जाता है। अभी क्या हुआ कि जब पॉलन ग्रेन आए, राइट, मैं आपको कलर चेंज करके दिखाती हूँ।
देखो सपोज करो कि पॉलन ग्रेन आया और पॉलन ग्रेन आकर के इस स्टिग्मा पे अटैच हो गया, ठीक है। व्हाट इज दिस ग्रीन कलर, दिस इज योर पॉलन ग्रेन, राइट। अब पॉलन ग्रेन में क्या होगा, फॉर्मेशन होगा पॉलन ट्यूब का, ठीक है। तो ये जो पॉलन ग्रेन है ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो देखो ये पॉलन ट्यूब जो है ना स्टाइल से होता हुआ आपके ओवरी के अंदर आएगा और इसी पॉलन ट्यूब के अंदर, ठीक है, आपको क्या मिलेंगे, दो मेल गैमेट्स मिलते हैं जिसको आप स्पर्म न्यूक्लियाई भी कहते हो, राइट। दीज टू आर स्पर्म न्यूक्लियाई। ओके, तो अभी क्या हो रहा है, अब इस पॉलन ट्यूब को, ठीक है, ये जो पॉलन ट्यूब है इसको एग न्यूक्लियाई तक पहुंचने के लिए गाइडेंस कौन देने वाला है, इसको कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे कहाँ जाना है, और वो बताने के लिए जैसे हम लोग जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं ना अगर हमें कहीं नई जगह जाना होता है, तो उसी तरह पॉलन ट्यूब को भी तो कुछ चाहिए ना पता करने के लिए कि भाई उनका जीपीएस कौन है। तो सिनर्जिड जो है ये पॉलन ट्यूब के क्या होते हैं, जीपीएस होते हैं जो इनको गाइड करते हैं कि ओव्यूल का रास्ता कहाँ पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन असर्शन एंड रीजन है। यहाँ पे कह रहा है द एक्साइन लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन इज हाईली रेजिस्टेंस टू द केमिकल एंड बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन। रीजन कह रहा है एक्साइन इज कंपोज्ड ऑफ स्पोरोलेनिन विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल नोन। देखो पहले तो आपको ना ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर आपको पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पता होगा तो ये क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, राइट। क्या कह रहा है कि पॉलन ग्रेन, जब आप पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखोगे तो सबसे पहले आपको कैसा दिखेगा स्ट्रक्चर, कि हमारा पॉलन ग्रेन है ना स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मतलब राउंड शेप का हो गया। दूसरा, पॉलन ग्रेन के चारों तरफ है ना एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, एक काफी हार्ड कवरिंग होती है और ये दो लेयर की होती है, ठीक है। एक जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम एक्साइन कहते हैं और उसके अंदर वाली जो कवरिंग होती है उसको आप क्या कहते हो, इंटाइन कहते हो। नाउ ये जो एक्साइन है, एक्साइन आपका बना होता है स्पोरोलेनिन से, ठीक है। एक्साइन किससे बना होता है, स्पोरोलेनिन से बना होता है, राइट। अब देखो ये जो स्पोरोलेनिन होते हैं ना हमारे, बेसिकली ये काफी हार्ड स्ट्रक्चर होता है। अभी तक स्पोरोलेनिन के बारे में किस केमिकल का बना होता है ये अभी तक नहीं आइडेंटिफाई किया गया है, लेकिन इतना जरूर पता चल गया है कि ये जो स्पोरोलेनिन होते हैं ना ये काफी रेजिस्टेंस होते हैं। रेजिस्टेंट का मतलब इनके ऊपर टेम्परेचर का, जैसे सपोज करो गर्मी हो रही है सर्दी हो रही है ना, तो इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है इसका, ठीक है। किसी भी क्लाइमेटिक चेंज का इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, न्यूट्रिशन नहीं है, कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये रेजिस्टेंट होते हैं इन सभी चीजों को लेकर के। यही रीजन है कि हमारा जो पॉलन ग्रेन होता है उसको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं कई सालों तक, ठीक है, ड्यू टू दिस स्पोरोलेनिन ओनली। सो द एक्साइन लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन इज हाईली रेजिस्टेंट टू केमिकल एंड बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस स्पोरोलेनिन। एक्साइन इज कंपोज्ड ऑफ स्पोरोलेनिन विच इज वन ऑफ द मोस्ट। तो बिल्कुल असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है, असर्शन स्टेटमेंट भी करेक्ट है और रीजन उसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो करेक्ट शुड बी ए। नेक्स्ट, पॉलीएम्ब्रियोनी इज कॉमन इन सिट्रस फ्रूट। रीजन कह रहा है मोर देन वन एम्ब्रियो डेवलप इन अ सिंगल ओव्यूल ड्यू टू द फर्टिलाइजेशन ऑफ मल्टीपल एग सेल्स। देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है, पॉली से ही समझ में आ गया, पॉली मतलब कई सारे, एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो। तो जब कई सारे एम्ब्रियो होते हैं तो उनको हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे आपके ऑरेंज हो गए, लेमन हो गए, है ना, ये जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं इसके अंदर आपको पॉली एम्ब्रियोनी बहुत सारे एम्ब्रियो मिलते हैं। तो ये तो करेक्ट है कि पॉली एम्ब्रियोनी कॉमन है आपके सिट्रस फ्रूट में। More than one embryo develop in a single ovule due to the fertilization of multiple egg cell। ये गलत है, यहाँ पे egg cell की वजह से नहीं होंगे, ये सिर्फ A आपका करेक्ट है, रीजन आपका फॉल्स होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो हमारा मैकेनिज्म यहाँ पे यूज करते हैं ना, दैट इज
ड्यू टू द डेवलपमेंट इनटू एम्ब्रियो, नॉट ड्यू टू द फर्टिलाइजेशन ऑफ मल्टीपल एग। यहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियर सेल्स होते हैं ना और जो इंटीग्यूमेंट्री सेल्स होते हैं ये डेवलप करते हैं एम्ब्रियो में, ना कि अलग अलग एग सेल का फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है। ये रीजन होता है पॉली एम्ब्रियोनिक बनने का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पार्थेनोकार्पी फ्रूट इज करेक्ट। पार्थेनोकार्पी फ्रूट, अगेन आपको पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन पार्थेनोकार्पी, एपोमिक्सिस एंड ऑल, पॉलीएम्ब्रियोनी, ये सब वो टर्म्स है ना छोटे छोटे जो आपको बोर्ड एग्जाम में भी डायरेक्ट डेफिनेशन देके पूछ लेंगे, लिखने को एग्जाम्पल्स पूछ लिया जाएगा या फिर आपको एग्जाम में ऑप्शंस दे करके पूछेंगे। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पार्थेनोकार्पी फ्रूट इज करेक्ट। पार्थेनोकार्पी fruits are formed without fertilization and are seedless. Parthenocarpy fruits develop only after pollination and fertilization. Parthenocarpy fruits are artificially induced by adding pesticides. Parthenocarpy fruits are always genetically modified. राइट तो देखो यहाँ पहले ही स्टेटमेंट में आपको आंसर मिल गया कि हमारे जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं ना ये इनमें सीड का जो डेवलपमेंट होता है, राइट, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट डेवलप हो जाएगा। अब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड नहीं बनेगा, सीड नहीं बनेगा तो जो हमारा फ्रूट होता है वो सीडलेस फ्रूट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्टिलाइजेशन भी नहीं मिलेगा और जो फ्रूट्स होंगे वो सीडलेस होंगे, दैट मीन्स बीज रहित फल का फॉर्मेशन होता है पार्थेनोकार्पी में। अब जो इसके एग्जाम्पल्स हैं यूजुअली हमारे ग्रेप्स हो गए, वाटरमेलन, बनाना, है ना, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, पार्थेनोकार्पिक हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। Which hormone is responsible for triggering the growth of ovary into a fruit after fertilization? राइट आपको यहाँ पूछ रहे हैं कि कौन सा वो हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है ट्रिगरिंग द ग्रोथ ऑफ ओवरी इनटू अ फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। प्लांट हॉर्मोन्स की अगर हम बात करें, जिसको कि आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी हम कहते हैं या फिर इन्हें हम फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, राइट, और प्लांट हार्मोन तो कहते ही हैं। तो अगर हम इनकी बात करें तो कौन सा वो हार्मोन है, यूजुअली ये सभी हमारे फाइटो हार्मोन्स है, कौन सा वो पर्टिकुलर हार्मोन है जो ओवरी को ट्रिगर करता है, ओवरी को कि भाई अब ओवरी तुम फ्रूट बन जाओ, फर्टिलाइजेशन हो गया है, ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद हमारी जो ओवरी होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि जो ओवरी होती है ये आपके फ्रूट में डेवलप होती है एंड जो ओव्यूल होता है गाइस ये हमारा सीड में डेवलप होता है, राइट। तो ऑक्सिन वो प्लांट हार्मोन है जो ओवरी को इंड्यूस करती है फ्रूट में डेवलप होने के लिए। अगर आप बाकी के हार्मोन्स को देखो, साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन मोस्टली प्लांट में सेल डिवीजन कराने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है, यूजुअली ये सेल डिवीजन इंड्यूस करते हैं। जिब्रेलिन का जो मेजर रोल होता है दैट इज इन द सीड जर्मिनेशन, ठीक है, ये सीड जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। एंड इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन होता है, राइट, इट इज अ गैसियस हार्मोन एंड इनका काम होता है राइपनिंग का, ये फ्रूट की राइपनिंग यानी फलों को पकाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग एडेप्टेशन विद देयर रिस्पेक्टिव पॉलिनेशन मैकेनिज्म। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो हमारा जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है, डेफिनेटली पॉलिनेशन के प्रोसेस में जो हमारे एंथर होते हैं उनका ट्रांसफर होता है कहाँ से, स्टेम, जो हमारे स्टेमन पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा पे, ठीक है, लेकिन इन पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई पॉलिनेटिंग एजेंट भी तो चाहिए ना हमारे पास। जैसे आपको अगर कुछ ऑर्डर करना होता है तो आप जोमेटो या स्विगी करते हैं तो डिलीवरी बॉय आते हैं और वो आपके घर तक आपका खाना, आपका फूड आइटम पहुंचाते हैं। उसी तरह जो पॉलन ग्रेन जो एंथर से बन के आ रहा है उसको आपके स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए, राइट। अब वो पॉलिनेटिंग एजेंट आपके विंड भी होते हैं, हवा के थ्रू भी पॉलन ग्रेन पहुंचता है, इंसेक्ट्स के थ्रू भी पहुंचता है, बर्ड्स के थ्रू भी पहुंचता है, वाटर के थ्रू भी पहुंचता है, तो ये सभी पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। अब कौन से टाइप का जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, वो पहुंचता है आपके वो कौन सा एजेंट यूज करता है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो यहाँ पे हमारे जो लार्ज
फिदरी स्टिग्मा है, नेक्टर प्रोडक्शन है, फ्लोटिंग पॉलन ग्रेन है और फ्रेगनेंस है। अगर पॉलन ग्रेन हमारा लार्ज है और फिदरी स्टिग्मा है, सपोज हमारी जो स्टिग्मा है वो फिदरी है, तो वहां पे विंड के थ्रू हमारा पॉलन ग्रेन पहुंच जाएगा। नेक्टर प्रोडक्शन, अगर कोई फ्लावर है और नेक्टर का प्रोडक्शन करा रहा है तो इंसेक्ट डेफिनेटली अट्रैक्ट होंगे। फ्लोटिंग, अगर कोई फ्लावर हमारा पानी के अंदर है तो वहां पे वाटर मीडिया होगा। एंड अगर कोई फ्रेगनेंस है तो अगेन हमारे इंसेक्ट ही अट्रैक्ट होंगे। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4 विल बी द ऑप्शन। In angiosperm, what happens to the primary endosperm nucleus after double fertilization? तो देखो आपसे पूछ रहे हैं कि एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है हमारे, जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ ना ट्रिपल फ्यूजन के बाद, ठीक है, वो बाद में क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली इट फॉर्म्स अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्म आपके ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म में फॉर्म हो जाएंगे। Which of the following best describe apomixis? पार्थेनोकार्पी में आपने क्या देखा था कि हमारे जो नया फ्रूट है उसका डेवलपमेंट होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, और जो फ्रूट है वो सीडलेस बनता है। नाउ द क्वेश्चन कम्स अबाउट एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है? अगेन यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। याद रखना, पार्थेनोकार्पी में फ्रूट का डेवलपमेंट होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, एपोमिक्सिस में सीड का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। Now the last question is, which one of the following statement about pollen viability is incorrect? Pollen viability के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? Pollen viability का मतलब ये हुआ कि हमारा pollen किस कंडीशन में वायबल रहेगा, मतलब किस कंडीशन में सुरक्षित रहेगा, ठीक है। Pollen grain of rice and wheat remain viable for 30 minutes. Pollen grain of some plant can remain viable for 30 years in new liquid nitrogen. Pollen viability can be increased by storing pollen at room temperature. Pollen grain of plants like Rosaceous and Solanaceous remain viable for month. आपको बताना क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखो, पॉलन ग्रेन जो राइस और व्हीट का होता है ना, वो केवल 30 मिनट तक ही वायबल होता है, करेक्ट है। कुछ प्लांट्स के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो कई सालों तक हम उनको वायबल कंडीशन में रख सकते हैं, जो हमने उनको लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया। लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है वो होता है आपका -196 डिग्री सेल्सियस। इतने ठंडे टेम्परेचर पर अगर आप पॉलन ग्रेन को रिजर्व करते हो, प्रिजर्व करते हो, तो वो आपका वायबल रहता है। पॉलन वायबिलिटी इंक्रीज्ड बाय स्टोरिंग पॉलन एट रूम टेम्परेचर, ये गलत है। इसकी वायबिलिटी इंक्रीज होती है जब आप इसको कोल्ड टेम्परेचर पर स्टोर करते हो, ना कि आप इसको रूम टेम्परेचर पे करो। पॉलन ग्रेन ऑफ प्लांट लाइक सोलेनेसी एंड रोजेसी रिमेन वायबल फॉर मंथ, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। सो विद दिस गाइस वी आर एंडिंग अप आवर सेशन एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड फॉर मोर सेशंस लाइक दिस, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक टू आवर चैनल। विद दिस, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।